गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे थर्ड चैप्टर के अंतर्गत पेज नंबर 41 पर ये जो एक तालिका सी बनी हुई है जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। इस तालिका में ये तालिका मुख्य रूप से चंगेज़ खां या जो मंगोल जाति थी, मंगोल जाति के आक्रमणों के लिए को रोकने के लिए हमारे देश के सल्तनत काल के ये दो महान शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इनके द्वारा क्या प्रयास किए गए थे अपनी सल्तनत को बचाने के लिए। सबसे पहले अपन दोनों का कंपैरिजन को करते हुए ही जैसे तालिका में दिया हुआ है उसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ते हैं। जैसे मंगोल जाति ने दिल्ली पर 2 बार हमले किए। एक तो 1299 से 1300 ईस्वी के मध्य किया था और दूसरा 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी में किया था। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक विशाल स्थायी सेना को खड़ा किया गया था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ऐसी सेना निर्मित की गई जो बहुत बड़ी थी और जो परमानेंट थी, मतलब जिसमें सैनिकों को परमानेंट जॉब दी गई थी। और मोहम्मद तुगलक के द्वारा क्या किया गया था मंगोल जाति के आक्रमणों का सामना करने के लिए, उसको भी हम पढ़ते हैं बच्चों। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था। मतलब जब इसके शासनकाल था उसके प्रारंभिक वर्षों पर ही आक्रमण किए गए थे मंगोल जातियों के। मंगोल सेना परास्त हो गई थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना तक बना ली थी। उसने भी एक स्थायी सेना को तैयार किया था और आक्रामक कदम उठाए थे। मतलब मोहम्मद तुगलक के द्वारा भी विशाल सेना का निर्माण किया गया था और उसके शासनकाल के प्रारंभ में ही इन जातियों का आक्रमण हुआ था। उसने उन जातियों को परास्त भी किया। उसे अपनी सेना और संसाधनों पर पूर्ण विश्वास था और इसी कारण से वो जहाँ से ये जातियाँ निवास करती थी या रहती थी वो उस क्षेत्र जिसे ट्रांस ऑक्सियाना के नाम से जाना जाता है वहाँ पर ही डायरेक्ट आक्रमण करने का प्लान तक इसने बना लिया था। अब हम फिर से अलाउद्दीन खिलजी के सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। बच्चों, गैरिसन शहर के बारे में आप जानते हैं, ये एक प्रकार की सैनिक बस्ती होती है जहाँ पर सैनिकों को तैयार किया जाता है। वो वहीं रहते हैं, उनके शस्त्र वगैरह सब वहीं पर इकट्ठे होते हैं, वहीं बनाए जाते हैं और उनकी खाद्य सामग्री, पानी, रसद सारी व्यवस्थाएं वहीं पर की जाती है। वहाँ पर सल्तनत का कोई भी व्यक्ति मतलब आम निवासी निवास नहीं करता है। ऐसे शहर गैरिसन शहर कहलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया गया था। और मोहम्मद तुगलक ने क्या करा था, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर उसने दिल्ली के 4 शहरों में से, दिल्ली 4 शहरों में डिवाइड थी, उन 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर जो दहली-ए-कुहना था वहाँ के निवासियों को हटा दिया या उनसे उस क्षेत्र को खाली करवा दिया गया था और वहाँ सैनिक छावनी को बना दिया गया था। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया था। देखो, कोई व्यक्ति जहाँ पर निवास करता है यदि उसे अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए तो क्या वो संतुष्ट होगा? वही स्थिति यहाँ पर हुई थी। दहली-ए-कुहना जो स्थान था उस स्थान को खाली करवा दिया गया, उस बस्ती को खाली करवा कर उसने सैनिक छावनी बना दी थी और उस बस्ती के लोगों को दक्षिण दिल्ली के अंदर दौलताबाद में स्थायी निवास प्रदान कर दिया था। लेकिन वो सभी बस्ती के लोग असंतुष्ट थे या मोहम्मद तुगलक के शासन से परेशान होने लग गए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट पर आते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी के। सैनिकों के पेट भरने की समस्या। अब सेना इतनी लंबी बना ली, इतनी स्थायी सेना बना ली, अब उनको डेली का भोजन पानी
वो उनकी कमाई, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक लड़ाई का ही काम है, तो उनकी वेतन का प्रबंध ये सारा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। सैनिकों के पेट को भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया मतलब सॉल्व किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया और वो कर की राशि किसे दी गई, सैनिकों में वितरित कर दी गई, या उनकी खाद्य सामग्री और उनकी वेतन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो पैसा, वो कर की राशि को खर्च किया गया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न भी इकट्ठा किया गया। उसने दहलीए कुहना, जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं वर्तमान में, उसने उसी क्षेत्र इलाके से खाद्यान्न को इकट्ठा किया था। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या थी और उनकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए उसने क्या करा, और भी अधिक करों को बढ़ा दिया और इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से क्या हुआ होगा, वहाँ के क्षेत्र के रहने वाले लोग जिन पर कर की मार पड़ गई एक तो, और दूसरा अकाल पड़ गया, तो वो और भी अधिक असंतुष्ट हो गए। मतलब मोहम्मद तुगलक भी एक अच्छे कार्य कर रहा था, लेकिन वास्तव में परिस्थितियां और समय जो था उसके अनुकूल नहीं होने के कारण उसके किए प्रत्येक कार्य से जनता असंतुष्ट होती जा रही थी। चौथे नंबर पे अपन पढ़ते हैं बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों को वेतन भी देना होता था। मतलब उसने सैनिकों को वेतन देने का भी प्रबंध किया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय कर दिया था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से ही खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। जब इतनी सारी डिमांड होगी व्यापारियों की वस्तुओं की मांग की, तो नेचुरल है बच्चों की वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होगी। लेकिन उसने इस डर से, अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी शासक था, तो ऐसी स्थिति में उसने कीमतों को राज्य के द्वारा घोषित कर दिया। वस्तुओं की कीमतों की घोषणा कर दी कि इसी कीमत पर इस वस्तु को बेचा जाएगा। आगे पढ़ते हैं अपन। और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी ही सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते रहते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी दी जाती थी। और मोहम्मद तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन ही देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन या सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। जैसे बच्चों वर्तमान के अंदर हमारे नोट चलते हैं, सिक्के चलते हैं, उसी तरह से उसने भी मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी सेना को वेतन दिया और वेतन के अलावा अपने कीमतों पर तो, वस्तुओं की कीमतों पर तो नियंत्रण के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि उसने उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में या उसकी सल्तनत के अंदर उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। सांकेतिक मुद्रा जिसे हम वर्तमान में कागजी मुद्रा भी कहते हैं। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा में ही चुका देते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ये जो सस्ती मुद्रा थी, जिसे हम सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं, इस सांकेतिक मुद्रा के जैसे सिक्के, जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बाज़ार में चल रहे थे। तो ये सब चीज़ें मोहम्मद तुगलक के लिए क्या हुई, उसके लिए असंतोष, उसके शासन के प्रति असंतोष को व्यक्त करने वाली सिद्ध हुई। 5वें नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, पढ़ते हैं बच्चों। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे थे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत ही प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। फिर मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम पढ़ लेते हैं अपन। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम
बेहद असफल हुए। मैंने हर पॉइंट के साथ आपको बताया कि जनता में असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भी भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए थे उससे भी कई परेशानियां पैदा हो गई थी। दौलताबाद ले जाए गए लोग बहुत नाराज़ थे, क्योंकि जिन लोगों को उसने पुरानी दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद में स्थायी निवास दिया था वे लोग भी बहुत अधिक नाराज़ थे। करों की वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल, विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई थी और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी, जो उसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाया था, वो भी वापस लेनी पड़ी थी। इस तरह से मोहम्मद तुगलक के द्वारा बाहरी आक्रमणों का सामना करने के लिए अपनी सल्तनत में जो जो कार्य किए गए थे वो निम्न प्रकार से थे, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो निम्न प्रकार से थे। अब हम इसका मूल्यांकन नेक्स्ट पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है, सारांश के रूप में निकाल लो बच्चों। पेज नंबर 42 वहाँ पर पढ़ते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल कर जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। प्रतिरक्षा से मतलब अपने शासन की रक्षा करने पर था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम जो थे मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। फिर अब पैराग्राफ दे रखा है बच्चों, 15वीं और 16वीं शताब्दी के सल्तनत। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत क्या स्थिति थी उसके संदर्भ में यहाँ पर ये पढ़ते हैं अपन क्या दिया हुआ है। तालिका 1 को ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि मोहम्मद तुगलक की तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। मतलब अफगान शक्तिशाली हो गए थे और राजपूत भी शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी, बच्चों इस नाम को नोट कर लेना। 1540 से 1545 तक इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी और 1555 से 1556 ईस्वी, मुग़ल सम्राट का जो हुमायूं का शासनकाल था ना बच्चों, वो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से 1540 तक का रहा था। फिर शेरशाह सूरी ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। वहाँ 15 वर्ष तक उसने एक शक्तिशाली शासन स्थापित किया दिल्ली में शेरशाह सूरी ने, और फिर 1555 में हुमायूं के द्वारा फिर से उसको हरा दिया गया था शेरशाह सूरी को, और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं जो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दे दी थी और उन्हें परास्त भी कर दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष, ये जो शेरशाह सूरी का वंश था इसे सूरवंश के नाम से जाना जाता है। इसने 15 वर्षों तक 1540 से 1555 तक शासन किया था, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी अधिक चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर जो 1556 में इसके हुमायूं की मृत्यु के बाद शासक बना था मुग़ल साम्राज्य का,
और 1605 तक जिसने शासन किया था उसके द्वारा मुग़ल साम्राज्य को जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया, समेकित से मतलब उसका विस्तार किया और उसका संगठन किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपना लिया था। मतलब शेरशाह ने एक बहुत अच्छा प्रशासन दिल्ली में स्थापित किया था और आगे के मुग़ल शासकों के द्वारा उसी व्यवस्था को अपना लिया गया था। फिर यहाँ पर दे रखा है 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध करके एक पैराग्राफ बच्चों दिया हुआ है। सबसे पहले 3 श्रेणियाँ क्या हैं समाज की, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इनके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला वर्ग जो था प्रार्थना करने वाला वर्ग था, दूसरा वर्ग युद्ध करने वाला था और तीसरा वर्ग खेती करने वाला वर्ग था। 3 वर्ग में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का भी समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक बड़ा समूह या एक नया समूह भी उभरा था। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाने लगा। इस विभाजन से जो विभाजन किया गया था ना 3 वर्गों के अंदर, प्रार्थना करने वाला, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला, इस विभाजन से योद्धाओं का, ये जो युद्ध करने वाले थे इनका एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को क्या कहा गया? नाइट कहा गया ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग भी करता था। मतलब नाइट को इसने क्या कर रखा था? संरक्षण प्रदान कर रखा था, युद्ध करने वालों को संरक्षण प्रदान कर रखा था और उनका प्रयोग किस तरह से करता था? अपने धर्म के प्रचार प्रसार में करता था। नाइटों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा बने रहें। कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके वो आपस में नहीं लड़ें, बल्कि उन्हें एक टारगेट दे दिया। क्या टारगेट दे दिया? उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने उन्हें भेज दिया जाता था जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा था। मतलब नाइट के अंतर्गत जो व्यक्ति योद्धा थे, उन योद्धाओं को क्योंकि उनमें जो थी लड़ाकू प्रवृत्ति अधिक थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें आपस में भिड़ने से बचाने के लिए की जगह उन्हें एक लक्ष्य दे दिया कि वे उन मुसलमानों का खात्मा करें जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है। तो इस तरह से उन्होंने नाइटों का प्रयोग किया था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली थी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उनसे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को बुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नाइट जो योद्धा थे वो वर्ग अपना प्रभुत्व जमाता जा रहा था धर्म के ऊपर। आज के लिए बच्चों ये इतना ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे द्वारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। कोई समस्या है आपको किसी पैराग्राफ में या इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।